नहीं, मेटल ही लेना है ना, मेटल क्यों इंडक्शन शो नहीं करेगा? मेटल ज़्यादा अच्छा इंडक्शन शो करेगा, बट बॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक कैसा, अगर एक चार्ज और एक न्यूट्रल होगा तो भी अट्रैक्शन हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। याद है तुम्हें? पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज में इंडक्शन नहीं होता, बट अगर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और वो मेंशन कर रहा है कि बॉल्स हैं वो, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? इंडक्शन होगा। तो एक चार्ज और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां से तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जो अट्रैक्टिव पेयर्स दिए हुए हैं वो 1 2 2 4 4 1 नंबरिंग करके बताया। तो अब 1 2 या तो अनलाइक चार्ज होंगे या चार्ज एंड न्यूट्रल होगा। फिर दूसरा दे रहा है 2 3 पेयर रिपल्सिव है। याद है तुम्हें रिपल्शन? रिपल्शन का 100% श्योर है 2 और 3 पे लाइक चार्ज होगा। याद है ना? रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या प्रेजेंस ऑफ चार्ज। दो ऑब्जेक्ट अगर रिपेल करते हैं तो इसका मतलब उन दोनों पे 100% लाइक चार्जेस होंगे। तो 2 3 या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, सही है। वैसे 4 5 भी प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस। और देखो इधर 2 and 4 बीच में देखो, यस 2 and 4 क्या है? अट्रैक्टिव है, तो 100% 2 और 4 पे अपोजिट चार्ज हो सकते हैं। अरे है ना? तो इस तरह से तुम्हें निकालना है कॉम्बिनेशन। ज्यादा सोचना क्यों है? क्योंकि यार न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा चार्ज से, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडक्शन। दैट्स अ प्रॉब्लम। अरे एक बात बताओ, न्यूट्रल मतलब मेटल क्या रिलेशन है? क्या न्यूट्रल मेटल नहीं होता? न्यूट्रल इंसुलेटर नहीं होता? और तुम्हें मेटल ही लेना है। अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ना बोले तो क्या लोगे? मेटल, कंडक्टर लेना है, ठीक है। 6 नंबर देखो, अ मेटेलिक स्फीयर हैज चार्ज 10 माइक्रोकूलम, अ यूनिट नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट A to B, both 100 centimeter away from the sphere, but A being east of it while B west of east, the weight work done क्या होगा? 0 होगा यार। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इससे यहां पे एक पॉइंट है A और अपोजिट सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है B। अब एक यूनिट चार्ज को यहां से, Q चार्ज को यहां से उठाया और यहां से कैसे भी ले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लेकर आए, तो यहां से यहां। तो मुझे पूछ रहा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद है मैंने कितनी बार बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू। और पोटेंशियल एनर्जी यहां हो यहां, डिस्टेंस सेम है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या? K Q1 Q2 बाई R। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। बस, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। डिस्टेंस सेम है ना चार्ज से, तो कहीं भी ले जाओ उसको, पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, देन देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। लाइन 9 देखो, a long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of edge A. The maximum flux of electric field through the cube is, हमने क्लास में किया था ऐसे, जब मैंने शायद सिलेंडर का बताया था। जैसे ये क्यूबिकल रूम है और जैसे ही मैंने बोला क्यूब आया तो रूम को इमेजिन करो, दिस इज यू क्यूबिकल रूम, दिस इज द साइड एंड साइड, 3 साइड्स। बट ये बोल रहा है कि एक लाइन चार्ज है वो इस क्यूब के डायगोनल पे रखा हुआ है, तो ये डायगोनल हुआ फ्रॉम दैट कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, सही है ना। और इस क्यूब का साइड A है, तो डायगोनल बताओ कितना होगा लेंथ? अरे सबको पता है ना कितना होगा? √3a। तो डायगोनल की लेंथ होगी √3a और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो टोटल चार्ज कितना हुआ बताओ? लैम्डा इंटू √3a, सही है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, तो लेंथ हो से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट द टोटल चार्ज इनसाइड द रूम। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर?
Q inside by epsilon naught and this is the Q inside. तो क्या प्रॉब्लम है? तो रूट 3 लैम्डा ए. यार ये क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ तुम्हारे लॉजिक से होते हैं और स्मार्टली आंसर दे सकते हो. देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, जस्ट लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. नहीं तो सोचो कैसे करोगे. इसके पहले वाला ये क्वेश्चन, ये तुमसे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा है. वर्क डन कैसा होगा, क्या होगा, तो और बिना कैलकुलेशन के आंसर आ रहा है ना. तो ऐसे क्वेश्चन समझ लो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं बिना किसी लेंदी प्रोसेस के. चलो नेक्स्ट बोलो. एनी अदर क्वेश्चन? बस ठीक है. ये 11th हो गया था ना, 11th हो गया था ना. एक बात बताओ, 11 में कहाँ कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को? 11 नंबर क्वेश्चन में स्फीयर दिया हुआ है, हॉलो स्फीयर है. इसको भी चार्ज दिया, स्फीयर को चार्ज दिया Q, इसके सेंटर पे Q रखा, बाहर एक चार्ज Q डैश रखा हुआ है. तो एक बात अगर याद करोगे तुम, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जब डिस्कशन किया था हमने, तो हमने क्या बोला था? इफ देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी, याद है? इफ देयर इज नो चार्ज इन कैविटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी. बट यहां पे कैविटी में चार्ज, तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दोगे? नहीं होगा जीरो ना. आई बात समझ में? तो ये मिस्टेक नहीं करना है तुम्हें. बाकी ग्राफ तुम देख लो. अच्छा दूसरी बात, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह और इसकी वजह से, तो सिर्फ किसकी वजह से होगा? क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन से, यस इंडक्शन होगा, इंडक्शन से कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का इफेक्ट. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं एक क्वेश्चन कराया था, एक मेटल स्फीयर था, न्यूट्रल था, बाहर एक चार्ज रख दिया था Q, इसकी वजह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बताओ. बट इसकी वजह से था कि नहीं? था. बट नेट क्या था? कैसे कैंसिल हुआ था? यस, यहाँ पे इंड्यूस हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, और ये इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करता है कि नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल कैंसिल ईच अदर. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो लेकिन अंदर यहाँ पे रख दिया तो इसकी वजह से तो होगा ही. ठीक है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना. ठीक है, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. ये संडे फुल टेस्ट है. क्या चल रहा था? मीटर ब्रिज हो गया तो ठीक है. अब नेक्स्ट एक पेज छोड़ के स्टार्ट करो, हेडिंग लिखो कैपेसिटर. नेक्स्ट चैप्टर इज कैपेसिटर. कैपेसिटर, कैपेसिटर. चलो भाई देखो, एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, बट हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद लेते हैं. द रीजन इज कि कैपेसिटर में हमें पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इसकी फिलोसॉफिकल डिस्कशन करेंगे. तो पहले मुझे बताओ कि इस कैपेसिटर का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज, क्योंकि सबसे पहले तो यही नहीं समझता है. रजिस्टर तो अपने को समझ में आता है कि सर रजिस्टर तो होता है, पता है, हीट पैदा करता है. बल्ब में वायर में एक रेजिस्टेंस होता है. बट व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर इन द सर्किट, फिर मैं बताता हूं आगे. तो बताओ कैपेसिटर का यूज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो तो बैटरी भी करता है. एक बात बताओ, एनर्जी स्टोर करता है, सही है, परफेक्ट है, तो वो तो बैटरी भी करता है एनर्जी, और जब चाहते हो एनर्जी सप्लाई भी करता है. मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास बैटरी है ना, उसमें तुमने बैटरी में क्या केमिकल एनर्जी स्टोर किया, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है तुम्हें, सर्किट को. तो जब हमारे पास बैटरी है तो व्हाई वी यूज दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैपेसिटर? यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैटरी जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्लोली स्लोली सप्लाई करता है, स्लोली स्लोली, काफी टाइम में, 4 घंटे 10 घंटे 15, वट एवर द कैपेसिटी ऑफ बैटरी. तो बैटरी इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू योर इंस्ट्रूमेंट, but that energy supplied in a long interval of time. It takes you lot of time, और वही चाहिए भी था. बट कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें टोटल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो एक बार में चाहिए, ऑल ऑफ सडन चाहिए. ठीक है, तुरंत चाहिए. तो उस टाइम पे बैटरी काम नहीं करता, क्योंकि बैटरी तो बनी इसलिए है कि वो स्लोली स्लोली एनर्जी, धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करेगा. बैटरी तुम ऐसे समझो,
बैटरी तुम्हारे घर में जो पानी की टंकी होती है ना, वैसा है। उसमें पानी स्टोर कर दिया, तो टैप ओपन करते हो तो पानी निकलता रहता है, जितना यूज करते हो फिर बंद कर देते हो तो पानी रहता है, तो पूरे दिन चलता है तुम्हारा। ठीक है, तो वाटर स्टोर किया एंड दैट वाटर इज यूज्ड बाय यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन तुम लोग बैटरी कुछ ऐसी चीज है कि तुमने बकेट में पानी इकट्ठा कर लिया, उसी टैप को ओपन करो, पानी अल्टीमेटली कहां से आएगा? टंकी से। टैप ओपन किया, बकेट रख दो, बकेट भर गया, अब टैप क्लोज कर दो। अब उस बकेट ऑफ वाटर जो तुम्हारे पास पानी है, अब तुम्हें सपोज कोई फ्लोर गंदा हो गया, उसको क्लीन करना है, तो क्या करते हो? पूरा बकेट एक साथ पूरा पानी यूज करते हो ना, कि धीरे धीरे एक एक ड्रॉप गिराते हो? क्लीनिंग कैसे होगा? या नहाने के लिए कैसे करते हो? सपोज एक मग में पानी लिया, पूरा ऐसे डालते हो ना, कि एक एक ड्रॉप ऊपर डालते रहते हो, धीरे धीरे नहाते हो। मैं कह रहा पूरी टंकी खाली कर दो, 2 दिन तक बैठे रहो टैप के नीचे, क्या पूरी टंकी खाली कर दोगे बट नहा पाओगे? नहीं नहा पाओगे। कपड़ा क्लीन हो पाएगा? नहीं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, पानी तो जरूरत है अपने को, लेकिन पानी जो चाहिए वो एक बार में ढेर सारा पानी चाहिए, पूरा पानी एक बार में, तो वो काम बैटरी नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे तुमने क्या किया, टंकी में पानी था बट उसको एक मग में इकट्ठा कर लिया, ऐसे छोटे से मग में इकट्ठा कर लिया, अब उसे तुम ऐसे तेजी से पूरा पानी डाल देते हो, क्लीन हो जाता है, या पूरा अपने ऊपर डाल दिया, क्लीन हो गया। तो दैट स्टोर्ड वाटर यूज्ड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऑल ऑफ सडन। ठीक है ना? पानी टंकी में भी है, पानी तुम्हारे मग में भी है, बट यूज करने का तरीका क्या है? अलग है, पर्पस इज डिफरेंट। आई बात समझ में? तो यहां पे यूज होता है कैपेसिटर। बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्लोली स्लोली सप्लाई करती है, बट कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बार में देता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरी एनर्जी दे देगा तुम्हें। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कैपेसिटर। लेकिन क्वेश्चन है सर ऐसा कहां करते हैं? यहां सफाई वाला तो एग्जांपल आपने दिया, समझा, वो पानी वाला, बट कैपेसिटर एक बार में एनर्जी दे रहा है, वो उसको हम कहां यूज करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है अपनी? तो बता सकता है कोई कहां पे यूज करते हो? यस, फैन, इवन तुम्हारा मोटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर, इवन तुम्हारा कार, तुम्हारा बाइक, कहीं पे भी कोई भी चीज जब तुम्हें स्टार्ट करनी है ना, जैसे फैन स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट होगा, बट ये फैन स्टार्टिंग में तुम्हें सबको पता इनर्शिया होता है किसी भी चीज के अंदर, किसी चीज को स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है, इट रिक्वायर लिटिल लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टार्ट एनीथिंग, तो उसको धक्का देना पड़ता है। तो धक्का देना मतलब इंस्टेंट पावर सप्लाई करना पड़ेगा, बट बैटरी तो कांस्टेंट पावर सप्लाई करती है। जैसे एक बार फैन स्टार्ट हो गया तो कांस्टेंट करंट इसके अंदर जाएगा, तो P = I²R, तो कांस्टेंट पावर इसको मिल रहा है, बट इस कांस्टेंट पावर से स्टार्ट नहीं होगा वो, इसको स्टार्टिंग में क्या चाहिए? ज्यादा पावर चाहिए। ज्यादा पावर मतलब ज्यादा करंट, और वो बैटरी नहीं कर सकती। तो शुरू में ज्यादा करंट चाहिए, तो वो काम कौन करता है? कैपेसिटर। इसीलिए फैन में तुम देखोगे अगर, तो एक जैसे वो सिलेंडर जैसा लगा होता है ऊपर, अगर इसके ऊपर देखोगे ना, ऐसे जो इसे बॉक्स है उसमें सिलेंडर टाइप का ऐसा होता है, कंडेंसर बोलते हैं कभी कभी उसको, कंडेंसर बोलो या कैपेसिटर बोलो। तो वो जो कैपेसिटर है वो हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में होगा, एवरीवेयर यू विल फाइंड। रजिस्टर के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, दैट इज कैपेसिटर। तो पूरा एनर्जी उसके अंदर क्या हुआ ना, वो बैटरी है छोटी, ऐसा समझ लो। ये जो पावर करंट जा रहा है ना मेन सप्लाई से, वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर देता है। फिर जब तुम स्विच ऑन करते हो, एनर्जी ऑल ऑफ सडन फैन को दे देता है और धक्का मार देता है, मतलब ज्यादा पावर देता है उसको, और जैसे पावर दे दिया, फैन एक बार चलने लगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो जब फैन चल रहा है उस समय कैपेसिटर की कोई जरूरत, कैपेसिटर की जरूरत क्यों है? चलाने के लिए। इसीलिए कभी देखा होगा घर में, कभी कभी कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो स्विच ऑन करते हो, फैन नहीं चलता है, बट तुम डंडा लेके उसको ऐसे करते हो या हाथ से थोड़ा धक्का देते हो तो चलने लगता है कि नहीं? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धक्का तुम्हें देना पड़ा। पहले धक्का कौन दे रहा था? कैपेसिटर। अब वो खराब हो गया, तो ये धक्का वाला काम किसे करना पड़ता है? तुम्हें करना पड़ता है। इवन कहीं पे भी ऑल ऑफ सडन तुम्हें एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैमरे का जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट होती है, ऑन करते हो, क्लिक करते हो, ऑल ऑफ सडन लाइट आती है, देखा बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है वो बैटरी से नहीं मिलती है वो, क्योंकि बैटरी अगर देगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, और ज्यादा लोड आएगा,
तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो सकता है, तुम्हारा कैमरा ख़राब हो सकता है, तो क्या होता है उस कैमरे के अंदर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर धीरे धीरे वही टैप ओपन करके बैटरी से धीरे धीरे करंट लेता रहता है और स्टोर कर लेता है उसको, और जैसे तुम फ्लैश पे बटन पे क्लिक करते हो वो पूरी एनर्जी एक बार में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक ह्यूज एनर्जी मिलती है तुम्हें। क्लियर? तो ऐसे जहां पे भी तुम्हें ऑन डिमांड ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां पे किसको यूज करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, लेकिन और भी यूज है। कैपेसिटर का एक बढ़िया यूज है कि कैपेसिटर फिल्टर की तरह भी काम करता है ना? फिल्टर से क्या करता है, कुछ को जाने देगा, कुछ चीज को नहीं जाने देता है। तो वैसे फिल्टर किसको फिल्टर करता है? कैपेसिटर डीसी करंट को जाने नहीं देता। डीसी करंट याद है ना, डायरेक्ट करंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एसी करंट को, तो वो डीसी को अलग करता है एसी से। कभी कभी मिक्स होते हैं तो डीसी को सेपरेट करता है एसी, तो फिल्टर की तरह काम करता है। और क्या करता है? फ्लक्चुएशंस, कभी कभी पावर फ्लक्चुएशन होता है, उसको स्टेबलाइज करता है वो। कई काम है उसके, तो लिख लो पहले पॉइंट ये। कैपेसिटर is an electrical component, a device, electrical device used in electrical circuit for different purpose. Number one, store electrical energy and supply total energy immediately. So used as a starter in motor, ठीक है, कोई भी मोटर होगा, इन मोटर, ठीक है। जस्ट क्योंकि ऑप्शंस में आ गया ना, क्योंकि देखो कैपेसिटर पढ़ते सब है लेकिन वो समझता नहीं है। बट पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कैपेसिटर पढ़ना क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इवन तुम ऐसे समझो, जो देखा है कभी हार्ट फेल हो जाता तो उस पर वो ऐसे करके, वो देखा ऐसे ऐसे करके, वो क्या बोलते हैं उसको? ईसीजी नहीं बोलते रे, अरे शॉक देते हैं, जो हार्ट बंद हो जाता है तो मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे झटका देते हैं फिर वो जग जाता है, देखा है? तो वो क्या, वो कैपेसिटर होता है। वो थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा वेट करते हैं, देखा है कभी उनको? वो ऐसे करके फिर वेट करते थोड़ी देर, दो प्लेट्स लगी होती है, वेट करते फिर अचानक से ऐसा लगाते हैं। तो क्या होता है, वो वेट क्यों करते हैं? क्योंकि चार्ज होने के लिए, मतलब करंट जाके वो अंदर एक बड़ा सा कैपेसिटर होगा, वो चार्ज होगा, फिर जैसे उसकी बॉडी उसके हार्ट से चेस्ट से टच करते हैं वो ऑल ऑफ सडन सारा करंट देता है। तो जब करंट जाता है तो हो सकता है हार्ट फिर से काम करने लगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन by allowing AC only and restricting DC. Okay, next point. Control power fluctuation. ठीक है, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मैंने मेन तुम्हें बता दिया।
ये हो गया कैपेसिटर का यूज। अब क्वेश्चन है सर, कैपेसिटर होता कैसा है, दिखता कैसा है और बनाते कैसे हैं? जैसे रजिस्टर कैसा दिखता है, किस चीज से बनाते हैं बताओ? रजिस्टर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है यार, किस चीज से बनाते हैं? वायर से। और कैसे बनाओगे, कैसे बनाते हैं? वायर से बनाते हैं। एनी वायर इज रेजिस्टेंस, एनी वायर इज रजिस्टर। तो ऐसे ही कैपेसिटर कैसे बनाते हैं? प्लेट से। हाँ देखो, पहली चीज तुमने प्लेट बोला क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में वही है, लेकिन तुम ऐसे समझो कैपेसिटर किसी भी कंडक्टर से बना सकते हो तुम। एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज अ कैपेसिटर, ठीक है। जनरली कैपेसिटर की डेफिनेशन कैसी होती है? दो कंडक्टर आसपास रख दो, दो कंडक्टिंग सरफेस आसपास रखे हुए हैं, तो दिस इज अ कैपेसिटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कंडक्टर रखोगे, एक पे चार्ज होगा, दूसरा इंड्यूस चार्ज आ जाएगा उसके पास, सही है ना। एक को चार्ज दो, तुम सिर्फ एक को चार्ज दो। ये मान लो मेरा हाथ एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, इसको तुम प्लस क्यू चार्ज दो, बताओ इसके ऊपर क्या होगा? इसके इस सरफेस पे इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि बिकॉज इट्स अ कंडक्टर, इंडक्शन स्टार्ट होगा। तो इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा, बाकी सर्किट छोड़ दो अभी। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं, याद है? तो बिकॉज दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव सरफेस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नाउ दिस मेटल इज ऑन हायर पोटेंशियल एंड दिस मेटल और now you can say there is potential difference between this and this। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया तो पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी। कैसा एनर्जी? अगर मैं इसके बीच में कोई चार्ज छोड़ू, जस्ट एग्जांपल समझो, एक चार्ज छोड़ो क्यू, तो याद करो पॉजिटिव चार्ज किधर से, किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल तक भागता था? यस, हाई पोटेंशियल से। तो उसके बाद एक्सेलरेट होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता था, वो एक्सेलरेट होता था, काइनेटिक एनर्जी आती थी। किसको याद है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला? क्यू डेल्टा वी, नहीं याद आ रहा है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्यू डेल्टा वी, बर्नौली थ्योरम से आया हुआ क्यू डेल्टा वी। क्यू इज द चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया, तो हायर से लोअर अपने आप भागेगा, बट जब भागे तो एक्सेलरेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल चेंज? क्यू इनटू डेल्टा वी। तो जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके तुम काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब कि उस जगह पे एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है जो उस चार्ज को मिलेगी। तो कैपेसिटर क्या है? कोई भी दो मेटल जो आसपास रखा हुआ है, टच करा के नहीं, कैसे? आसपास, एट सम सेपरेशन इज अ कैपेसिटर। वेरी सिंपल, किसी भी शेप का हो सकता है। अब सुनो क्या होता है, ये जो सरफेस है, कभी कभी प्लेन शीट होती है, प्लेट होती है, एक ये प्लेट और ये प्लेट, पैरेलल प्लेट, तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यही अपने सिलेबस में है, हमें यही पढ़ना है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यही यूज होता है। तो वन मेटल प्लेट प्लेस्ड पैरेलल टू अनदर मेटल प्लेट एट सम सेपरेशन। इस मेटल प्लेट का एरिया ए, कैपिटल ए, और इस मेटल प्लेट का भी एरिया ए, दोनों के बीच का सेपरेशन डी, ठीक है। तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट कभी कभी क्या होता है कि इसकी जगह मैं स्फीयर ले लूंगा, जैसे एक स्फीयर, मेटल स्फीयर, उसके ऊपर कोसेंट्रिक बड़ा स्फीयर, तो अब एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक बड़ा स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं, तो दो स्फेरिकल सरफेस आसपास हो गए, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस आसपास है, कोसेंट्रिक है तब। दूसरा हो सकता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हाउ यू फॉर्म सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? एक सिलेंडर, उसके बाहर कोसेंट्रिक बड़ा सिलेंडर, तो फिर से दो सरफेस आमने सामने, तो क्या बन जाएगा? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आया बात समझ में? तो किसी भी टाइप के हो सकते, बट मोर फोकस विल बी ऑन पैरेलल प्लेट। तो चलो लिखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एनी टू मेटल सरफेस, एनी टू मेटल या कंडक्टर, एनी टू कंडक्टिंग सरफेस
placed near each other, having equal and opposite charge, is called capacitor, ओके। अब कैपेसिटर बोलते क्यों हैं? तो नाम में ही कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटी है इनके पास। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी? यस, पहली बात कि चार्ज स्टोर करते हैं, बट चार्ज स्टोर करवाना पर्पस नहीं है हमारा, हमें चाहिए क्या? एनर्जी। तो वेन एवर यू स्टोर चार्ज, और वो भी इक्वल एंड अपोजिट जब तुम करते हो, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। आया समझ? और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके अंदर, ठीक है? तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। अ कैपेसिटर has capacity to store energy by storing charge, energy stored in capacitor is in the form of electric field, between two conductor, ठीक है? between two conductor, okay? Next point. Capacitors can be of many type. Capacitors can be of many type. Like एक सिंगल स्फीयर ले लिया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। यहां दो मेटल सरफेस नहीं मिलते तुम्हें, एक ही मिलता है, ठीक है? एक मेटल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड spherical capacitor, रेडियस r। देखो, इसको चार्ज दोगे तो मुझे बताओ, इसको अगर चार्ज सप्लाई करोगे तुम, लेट्स से Q, तो चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे, क्योंकि मेटल का कंडक्टर है तो सरफेस पे ये स्प्रेड हो जाएगा। अब बताओ, इसने चार्ज स्टोर किया कि नहीं किया? किया, तो हो गया कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर इज सिंपल डिवाइस। हमने अभी देखा, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में घुसोगे तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। जस्ट ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। एंड व्हाट इज दैट? कि एनी कंडक्टर दैट कैन स्टोर चार्ज ऑन इटसेल्फ, तो दैट इज द कैपेसिटर। बिकॉज चार्ज जैसे स्टोर किया, उसके आसपास क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे भी है वहां पे एनर्जी है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पे भी है वहां एनर्जी है कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने लिया यहाँ पे, इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये मार्कर यहाँ रख दिया, इसके पास एनर्जी है कि नहीं? है। कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैं छोड़ूंगा, गिरेगा और जाके स्ट्राइक करेगा। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारे आसपास है तो एनर्जी है तुम्हारे आसपास। वो अलग बात है कि यू कैन नॉट यूज दैट एनर्जी एज इट इज, ठीक है? वैसे ही अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस रूम में एनर्जी है, बट तुम एनर्जी को कैसे सोचते हो? जैसे लाइट से एनर्जी मिलती है समझता है, आग से एनर्जी मिलती है लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे? तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। आई समझ में बात? तो अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ लो एनर्जी है वो, हम उसकी बात करेंगे अभी। तो इस कैपेसिटर, इस कंडक्टर पे चार्ज स्टोर हो गया, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जीरो है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहर एनर्जी है। तो ये कंडक्टर एक एनर्जी भी स्टोर कर रहा है, तो बन गया क्या? कैपेसिटर। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसको यूज ही नहीं कर सकते तुम। क्यों? यस, क्योंकि देखो इसकी एनर्जी है जरूर इसके पास, कहां है वो एनर्जी? तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा? ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्फीयर की, वो इन्फिनिटी तक जा रही है। मतलब स्फीयर इस रूम में रखा हुआ है
और एनर्जी उसकी कहाँ फैली हुई है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। और सोचो ये थोड़ी सी तो एनर्जी थी इसके पास, वो भी फैला दिया तुमने। ये वही बात हो गई कि तुमने मग में पानी इकट्ठा करने की जगह उसको क्या कर दिया, फ्लोर पे बिखेर दिया। तो पानी तो फ्लोर पे है, इतने जगह पे पानी फेंक दिया तुमने, बट किसी काम का? तो पानी तो स्टिल तुम्हारे पास है, लेकिन किसी काम का? तो जब तक कन्फाइंड नहीं होगी एनर्जी तब तक हमारे किसी काम की। तो नाउ दिस एनर्जी, दिस स्फीयर हैज एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, नॉट कन्फाइंड, इसीलिए हमारे किसी काम का। तो टेक्निकली इट इज अ कैपेसिटर, बट प्रैक्टिकली नो यूज। आई बात समझ में? लेकिन फिर भी हमें करना था। तो अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला भी कर लेते हैं अभी। तो कैपेसिटेंस होता है, सुना ही है तुम लोगों ने यार, कैपेसिटेंस सी। जैसे रेजिस्टेंस होता है, ऐसे क्या होता है, कैपेसिटेंस। उससे ये पता चलता है कि कौन अच्छा कैपेसिटर है, कौन बुरा कैपेसिटर है। बुरा अच्छा मतलब कौन ज्यादा एनर्जी स्टोर, कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है क्या, फैरेड। क्या होती है, फैरेड, कैपिटल एफ। आई बात समझ, फैरेड, इसे बात करेंगे अभी, बस सुन लो इतना। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो फिर क्या किया कि यार एक काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा फैला हुआ है ना, उसको कन्फाइन करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन कर दिया तो एनर्जी कन्फाइन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज किया, एक मेटल स्फीयर, उसके ऊपर एक दूसरा मेटल स्फीयर डाल दो, ऐसे कोसेंट्रिक। समझ में आई बात? इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। अब सुनो, अगर इसको मैं प्लस क्यू चार्ज दे दूं और इसको उतना ही माइनस क्यू दे दूं, इसको मैंने दिया प्लस क्यू और इसको दिया उतना ही माइनस क्यू, तो याद है तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने। तो उस केस में ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे होगा और ये चार्ज कहाँ होगा, इनर सरफेस पे। बाहर कोई चार्ज होगा, तो बाहर कोई चार्ज। अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, बताओ। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जीरो। अब समझ में आया तुम्हें कैसे? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ना, स्फीयर के बाहर तो पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, बड़े छोटे वाले के पास प्लस क्यू है, बड़े वाले के पास माइनस क्यू, सेंटर पे डालोगे नेट चार्ज जीरो, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इसीलिए मैंने बोला था दोनों मेटल के पास कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। द रीजन इज दिस, क्योंकि वेन एवर यू सप्लाई बोथ मेटल इक्वल एंड अपोजिट, then electric field will be present only in between, not outside. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो अगर फील्ड लाइंस देखोगे तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, देखो सही है ना। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो अंदर है ना तो बाहर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से याद करो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में है तो एनर्जी इधर ही हो गई, तो कंफाइंड हो गया कि नहीं हो गया। तो नाउ दिस इज यूजफुल कैपेसिटर। समझ में आया? और इसकी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। जस्ट याद रखना है तुम्हें। टेक्निकल पॉइंट समझ रहे हो कि दो मेटल क्यों रखा, ये समझा? क्योंकि दो मेटल नहीं लगते तो ये फैल जाता है, ऐसे किसी काम का नहीं था, तो इसके पास में एक दूसरा लाना पड़ा, तो कन्फाइंड हो गया। और वो भी इक्वल अपोजिट चार्ज हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर हुआ? तो नोट करो, जो स्टेटमेंट लिखा उसके नीचे दोनों को बनाओ, ठीक है? तो दो मेटल सरफेस क्यों लेते हैं, समझ में आया? टू कन्फाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला रीजन है। टू कन्फाइन द एनर्जी। एक और रीजन ऐसा है, जैसे देखो, इसको देखो, इसके ऊपर चार्ज था तो इसके पास पोटेंशियल भी था, ठीक है? कितना पोटेंशियल है स्फीयर का, बताओ अभी इस वाले का, KQ/R। सिंपल है, इसका पोटेंशियल KQ/R है। और चार्ज दोगे और पोटेंशियल बढ़ेगा। अब पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, बट पोटेंशियल बिना बढ़ाए अगर चार्ज बढ़ा सके ना तो बहुत मजा आएगा। क्यों? मैं कह रहा हूं पोटेंशियल बिना बढ़ाए चार्ज बढ़ाना, यही हमारा चैलेंज है।
क्यों हम पोटेंशियल ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं बट चार्ज बढ़ाना चाहते हैं? सुनो, उसका रीज़न क्या है कि अगर तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे दैट मीन्स आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, हाई पोटेंशियल, तो आसपास जो इसके क्या गैसेस हैं आयनाइज होने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है? तो शॉक लग सकता है, या फिर चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा कि नहीं। तो एक्चुअली रिस्क क्या है कैपेसिटर के साथ? सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन क्या है कि जब भी तुम कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करते हो तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, पोटेंशियल भी बढ़ता है, बट एक टाइम आता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है कि आसपास की मीडियम या गैसेस को वो क्या कर दे, ब्रेक डाउन, उसको आयनाइज कर दे। तो आयनाइज कर देगा तो आसपास का मीडियम हो सकता है डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ कैपेसिटर रखा है, गैस आयनाइज हुई, हमें शॉक लग जाएगा ना। और दूसरा, उस कैपेसिटर पे चार्ज इतनी मेहनत से स्टोर किया है, वो चार्ज क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज, तो क्या करोगे? देखो, इसके पास में एक दूसरा सरफेस रखो अगर, तो इसके पास क्यू चार्ज दिया तो इंडक्शन से यहां माइनस आएगा। अब सोचो, अब यहां पे जो पोटेंशियल इसके खुद की वजह से और उस माइनस की वजह से, अरे समझ में आ रहा है? तो इसका पोटेंशियल अब पहले के कंपैरिजन कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका खुद का पोटेंशियल प्लस आसपास जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा कम। चार्ज कम हुआ क्या, बट पोटेंशियल क्या हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाता है, विदाउट इंक्रीजिंग पोटेंशियल यू आर एबल टू इंक्रीज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गया है। इसीलिए कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यहीं से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो, एक और देख लो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो दो सिलेंड्रिकल ऐसे कोसेंट्रिक सिलेंडर डाल देंगे, ठीक है, दोनों मेटल के, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और ये ले लो R1 रेडियस ले लो, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो इसमें जो इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 by R1, R2 by R1, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, जस्ट नोट कर लो कि ये भी एक टाइप का कैपेसिटर है, नोट कर लो। L is the length of this cylinder, R2 by R1, ln R2 by R1, R2 मतलब बड़ा वाला, ln R2 by R1। अब देखो, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है, जिसके ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करना है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो पैरेलल प्लेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट का सेपरेशन स्मॉल d एंड A इज कॉल्ड प्लेट एरिया, प्लेट एरिया, और तुम दोनों का प्लेट एरिया सेम ले लो, ठीक है। इसको देंगे हम प्लस क्यू चार्ज और इसको देंगे कितना, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तुम्हें याद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स? तो जब इक्वल अपोजिट देते थे तो बाहर सरफेस पे कोई चार्ज, सिर्फ इसके अंदर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, प्लस, पूरा चार्ज अंदर आ जाएगा, और इसका पूरा चार्ज, याद आ रहा है कुछ? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होगा बोलो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये सब बातें हमने पहले किया हुआ है। और सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसको याद है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये पैरेलल प्लेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन हो गई बिटवीन द प्लेट। अब इस जैसे इन सब का एक फॉर्मूला है, वैसे इनका भी फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में हमने वैक्यूम लिया हुआ है। बट अगर कोई मीडियम डाल दो, जैसे आगे हम डालेंगे इंसुलेटर्स डाल देंगे, उसको डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, तो कोई मीडियम अंदर डाल दोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। उसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल फॉर्मूला देखो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद
वैक्यूम बिटवीन द प्लेट। आया समझ? नोट करो। अब इसके एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लिखो, ये तो देखो बेसिक थियरी बता दिया मैंने, कैपेसिटर यूज, कैपेसिटर वर्क क्यों कैसे करता है, क्यों हम दो मेटल लेते हैं, कैसे, ठीक है। अब लिखो एनालिसिस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनालिसिस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सुनो, तुमने एक बात देखा कि कैपेसिटर के टाइप पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, सही है। बट ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर कैपेसिटर का फॉर्मूला है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जैसे ओम्स लॉ। यूनिवर्सल, ओम्स लॉ तो यूनिवर्सल है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, सही है। तो उसी से कंपेयर करो, R इज इक्वल टू V अपॉन I। कोई भी रजिस्टर हो दुनिया का, किसी भी मेटल का बना हुआ, किसी भी टाइप का बना हुआ, बट V अपॉन I का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट, और वो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वैसे ही सेम पैटर्न पे सिंपल रखना है बिल्कुल। अगर दुनिया का कोई भी कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर होगा, तो उसका कैपेसिटेंस इक्वल होगा किसके? चार्ज ऑन ऑफ दैट कैपेसिटर एंड V। देखो ऐसा ही है ना, सिमिलर। ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, इसका रेशियो सेम है, इसका रेशियो सेम है, बट ये किसका रेशियो है? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसके चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को बोलते हैं कैपेसिटेंस, और वहां पे पोटेंशियल और करंट के रेशियो को बोलते थे रेजिस्टेंस। आया समझ में? अब क्वेश्चन है कि सर ये है क्या, इसकी बात कैसे करोगे? जैसे यहां पे था तो यहां पे भी हम बात करेंगे। अब ये क्यू क्या है? तो सुनो, क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेट होंगे, ये यूनिवर्सल है, किसी भी टाइप के कैपेसिटर पे लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं पैरेलल प्लेट के बारे में। तो पैरेलल प्लेट के पॉजिटिव प्लेट पे एक चार्ज होगा, और उतना ही चार्ज किसको देने वाले हैं हम? नेगेटिव। तो इधर इसके पास होगा प्लस क्यू चार्ज, और इसके पास होगा माइनस क्यू चार्ज। तो जो ये क्यू है ना इस फॉर्मूले के अंदर, वो है ये प्लस क्यू वाला, एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं टोटल चार्ज बताओ कितना है? 0। प्लस क्यू माइनस क्यू ऐड करोगे, दोनों प्लेट का चार्ज 0 हो जाएगा। बट वो नहीं लेना तुम्हें फॉर्मूले के अंदर टोटल चार्ज नहीं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लेना है, चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट। तो चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट को हम देते हैं नाम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये दोनों इक्वल अपोजिट है, बट हम प्लस लेंगे। दूसरी बात, जो ये V है ना, V, इस V का मतलब है डेल्टा V, वो तो वहां पे भी था, पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव। तो इसको हम लिखेंगे V प्लस माइनस V माइनस। मतलब हो गया दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between positive plate and negative plate। वेरी सिंपल, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो पहला पॉइंट वही लिखेंगे हम। देखो, we have universal formula of capacitance, we have universal formula of capacitance, we have universal formula of capacitance that can be used for any type of capacitor, for any type of capacitor। Ratio of charge on capacitor, ratio of charge on capacitor and potential difference between both plate, both surface remain constant
for a capacitor, for a capacitor, remain constant for a capacitor, called capacitance, called capacitance. समझा? दुनिया का कोई भी कैपेसिटर होगा, चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, वो उस कैपेसिटर के लिए क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट. तुम ज्यादा चार्ज दोगे, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा. देखो ना, Q बाई V का रेशियो कांस्टेंट है ना. जैसे वहां पे देखो ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाते थे तो करंट, बट रेजिस्टेंस उसका वैसे ही कैपेसिटेंस सेम रहने वाला है उसका. चार्ज डालोगे ज्यादा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बट रेशियो क्या रहेगा? सेम. तो यूनिवर्सल किसी भी कैपेसिटर के लिए ऐसा होगा. आई बात समझ? नोट करो इसको. चलो अब डेफिनेशन बनाते हैं कैपेसिटेंस की. एक तो रेशियो, मैथमेटिकल डेफिनेशन तो समझ गया, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होता है. तो यूनिट देखो क्या होगी इसकी. तो यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ C इज कूलम पर वोल्ट. यहीं से तुम्हें समझ में आएगा. और इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? फैरेड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5 फैरेड कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 कूलम पर वोल्ट. अब इसका मतलब समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली फैरेड बोल के कुछ समझता ही नहीं अपने को. मैंने बोला 5 फैरेड, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5 फैरेड? तो जब फैरेड को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? कूलम पर वोल्ट. अब मुझे बताओ 5 कूलम पर वोल्ट का मतलब क्या है? कैसे तुम्हें उसकी कैपेसिटी पता चल रही है? Yes. That means 5 coulomb per volt, and volt is potential or potential difference. That means by increase in 1 volt potential difference, you can increase 5 coulomb charge. या फिर if you supply 5 coulomb charge to the capacitor, 1 volt potential will increase. समझ में आया? तो अगर एक कैपेसिटेंस 5 का है, दूसरा 7 फैरेड का है, लेट से ये C1 हो गया, ये C2, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों ये अच्छा है, इसकी कैपेसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 7 कूलम पर वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल सिर्फ 1 वोल्ट बढ़ेगा, लेकिन 7 कूलम चार्ज स्टोर कर पाएगा ये. जैसे बड़ी टैंक है, अगर एक छोटी सी टैंक है, तो बड़ी टैंक में ज्यादा पानी डालने के बाद भी लेवल कम बढ़ेगा. पानी, एक बड़ी टैंक है और एक छोटी टैंक है, तो दोनों में सेम पानी डालो, किस में वाटर लेवल ज्यादा बढ़ेगा? छोटे वाले में. बड़े वाले में लेवल कम बढ़ेगा. अच्छी बात है, समझ में आ रही बात? तो बिना पोटेंशियल बढ़ाए ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, ये मतलब होता है. तो ये इसकी कैपेसिटी ज्यादा है. तो लिखो उसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटेंस इज the capacity of a capacitor to store charge by increasing 1 volt potential difference, by increase in 1 volt potential difference. देखो अब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला था, ये पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला कैसे आया वो देख लेते हैं. दिस इज अ पैरेलल प्लेट, इसको चार्ज दिया हमने प्लस Q और इसको दिया माइनस Q, ऐसे समझो. तो ये इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तुम्हें पता चल गई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बताओ कितना हुआ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन. सुनो, यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या बोलता है? Q बाई V. तो यही होता है. तो मैं इसके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं देखना चाहता हूं क्या आता है. और तो Q बाई V अप्लाई करते हैं. चलो, तो Q ही हो गया चार्ज. V, मुझे इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो? E इंटू डी याद है? E इंटू डेल्टा एक्स वेक्टर डॉट, ये सब किया हुआ है हमने. डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट.
तो इसका पोटेंशियल माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी कर देना है, सिंपल। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला तुमने, ये V लिखेंगे क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, बस अब इधर डाल दो, तो Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देखो Q कैंसिल हो गया ना, तो वही आया कि नहीं आया, अब समझा तुम्हें। एक्चुअली ये जो तुम बोलते हो फॉर्मूला, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, वो डिराइव यूनिवर्सल फॉर्मूले से हुआ है। ऐसे ही स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, सबके लिए फॉर्मूला डिराइव करके निकाला गया है। क्लियर हुई बात। तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।